जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं स्टॉक मार्केट की हद तक तो बेहतर नज़र आ रहे हैं और वज़ीर ख़जाना भी अब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनकी इंटेंशन है कि महंगाई में कमी की जाए, सनतों को खास तौर पर सहूलियात फराम की जाएँ ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी चल सके, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें। लेकिन जो फैसले इस बजट की सूरत में हुकूमत की जानिब से सामने आए, क्या वो इनके बयान के हिसाब से हैं या फिर वो इनके बयान के बिल्कुल बरक्स इस वक्त सूरत हाल है? क्या कॉल और फेल में ये तजाद मौजूद है या नहीं? चूँकि जब टैक्सेस की भरमार होगी तो फिर इस बजट की मंजूरी के बाद महंगाई में भी इजाफा होगा और जब फ्यूल टैरिफ बढ़ेगा, जब एनर्जी टैरिफ बढ़ेगा तो उसके बाद फिर सनतों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में हम फेस करेंगे, इस पर बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी जो बजट पर इस वक्त बहस असेंबली में भी चल रही है, वज़ीर ख़जाना ने भी इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। सनतों को वो सहूलियात देना चाहते हैं, लेकिन जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो फिर किस तरह से ये सहूलियात सनतों को दी जा सकेंगी? देखें, ये जो बजट अगर आप गौर करें तो उसमें जिस तरीके से टैक्सेस में इजाफा किया गया है और टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है तकरीबन 40%, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई इकोनॉमी में कोई ग्रोथ का चांस है। और ना ही इकोनॉमी में कोई ग्रोथ फिलहाल IMF या हुकूमत चाह रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप बजट को देखें तो उसका वॉल्यूम चला गया तकरीबन 18,877 अरब रुपए तक। तो मेरे ख्याल में इतना वॉल्यूम जो है ना वो अननेसेसरली बढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मिसाल देना चाहूँ तो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है दैट इज टारगेटेड टू 2,500 अरब रुपए। अब ये इन्होंने टारगेट रखा हुआ है स्टेट बैंक के जो रेवेन्यू है। ज़ाहिर है स्टेट बैंक की इनकम आपको पता है कि वही इंटरेस्ट इनकम होती है जो कमर्शियल बैंकों से अर्न करता है, और दूसरे भी ज़राए होते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन इसी का होता है। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है वो कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले रही है और कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक से ले रहे हैं, और उसके बाद जो है हुकूमत टैक्सेस ले रही है इनसे। तो ले दे के हुकूमत ही जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अपना बढ़ा रही है, हुकूमत ही जो है वो टैक्सेस की सूरत में वापस ले रही है या स्टेट बैंक के प्रॉफिट की सूरत में वापस ले रही है। तो उससे हो ये रहा है कि चीज़ें वॉल्यूम तो बहुत बड़ा नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो नेट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल में 12,970 अरब रुपए जो टैक्स का टारगेट हुकूमत ने रखा है, उसमें से 2,500 रुपए भी माइनस 2,500 अरब रुपए माइनस कर दूं तो ये 10,000 अरब रह जाता है जो टैक्स का टारगेट है एक्चुअली, अगर हम देखा जाए नेट ऑफ अगर हम करें। और फिर उसके बाद वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुकूमत का जो बढ़ा है तो उसमें कमर्शियल बैंकों के ऊपर अल्टीमेटली टैक्स भी लगता है, तो टैक्स फॉर्म में भी जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाएगा हुकूमत का। तो ले दे के बाद वही आती है कि हुकूमत जो है वो अपना ही खर्चा बढ़ा रही है और खुद ही टैक्स ले रही है। अब सिर्फ उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पैसा जो है ना वो सिर्फ बैंक्स में घूम रहा है हुकूमत के पास, हुकूमत से कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक पे, स्टेट बैंक से प्रॉफिट की सूरत में वापस हुकूमत के पास, कुछ टैक्स के पास। अब इस सर्किल में इकोनॉमी कहीं नहीं आ रही है। सही। और जो साहब कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि जो हुकूमत ने अपने जो खर्चे कम किए हैं उससे मुताल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर सबको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत ने कहीं कोई ऐसा कदम उठाया। अगर ऐसा होता तो शायद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना के पास उस सवाल का जवाब होता जो हुकूमती खर्चों में कमी से मुताल्लिक, कटौती से मुताल्लिक उनसे किया गया था। नहीं, आप हैरान होंगे, हुकूमत के जो खर्चे हैं वो पिछली मरतबा जो थे, यानी ये जो साल खत्म हो रहा है इसमें 10.9 अरब रुपए थे, और इस मरतबा कैबिनेट डिवीजन की बात कर रहा हूँ, और उसमें ये PSDP जो है, PSDP में लास्ट टाइम 10,009 अरब रुपए थे, इस मरतबा जो है वो 75 अरब रुपए हो गए। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि कितनी जो है ना वो तरक्की कैबिनेट डिवीजन में करनी है। कैबिनेट डिवीजन में क्या चीजें आती हैं? यही खाने वाने आते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम कर देंगे, रेनोवेशन का कर देंगे। तो हुकूमत बज़ाहिर नहीं लग रहा कि किसी किस्म के कोई खर्चे कम करने जा रही है। और अगेन आई मस्ट से, आप इस बात को थोड़ा सा आवाम तक भी जो है ना उनको समझना चाहिए कि बेसिकली जो एक्सपेंस है ना हुकूमत वो आवाम के ऊपर नहीं कर रही। बिल्कुल कहने के तक तो ज़राअत, तालीम और सेहत पर इस हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल है, लेकिन क्या वाकई है नहीं? ये सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। चौधरी साहब, जिस तरह अभी आप कह भी रहे थे कि ये आवाम को भी थोड़ा सा ज़रा सोचना होगा, हुकूमत की डगर क्या है, हुकूमत का ट्रैक क्या है। अब हुकूमत कहने की हद तक तो ये कह रही है कि उनकी तरजीहात में इस वक्त ज़राअत शामिल है, उनकी तरजीहात में इस वक्त सेहत और तालीम शामिल है, लेकिन ज़रा सेहत और तालीम का हम बजट देखें तो पूरे साल में 45 अरब या 69 अरब, और फिर सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर हम सूरत हाल देखें तो आपको हमें सबको ही पता है कि हम इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही करवाते हैं, हम जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो भी प्राइवेट स्कूल्स में ही करते हैं। फिर ये सारा बजट जाता कहाँ है? पहले ही बहुत कम है, यानी वो तरजीहात में तो शामिल नहीं है फिर हुकूमत की। नहीं, मैं ये तो बेसिकली जो है ना वो तालीम और सेहत की अगर आप बात करें ना तो ये एडिशन के लेवल पे,
उसकी वजह ये है कि सारा चैप्टर ही ये सूबाई हुकूमतों का है, मसला ही सूबाई हुकूमतों का है। यहाँ पे तो पैसे मुझे नहीं पता है फेडरल हुकूमत अपने पास रखती क्यों है, ये पैसे भी जो है ना वो बेसिकली सूबाई हुकूमतों को लगाने चाहिए, और सूबाई हुकूमतों को अपने बजट का सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस है वो सेहत और इलाज के ऊपर करना चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में गरीब आदमी के हालात हैं। तो फेडरेशन लेवल के ऊपर अगर हम ये पैसे रख रहे हैं तो ये जो है ना इधर उधर ही होते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि लगते हैं। भाई एक जगह पे लगे ताकि जिम्मेदारी भी तो कोई लेना। अब तालीम में जो अगर ग्रोथ की या तालीमी सिस्टम में जो हमारी नाकामी है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या सूबे लेंगे या फेडरेशन लेगी, कौन लेगा? तो एक बंदे के पास होनी चाहिए चीज़ ताकि वो उसको जो है वो सही तरीके से चला सके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि फेडरेशन को इसमें कोई इम्पैक्ट जो है या इसमें कोई इंटरफेरेंस रखनी चाहिए। जितने इदारे हैं भी फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो भी इवन सूबाई हुकूमतों के हवाले करने चाहिए कि आप इसको संभालें और जो भी आपका बजट है वो आप इसके ऊपर लगाएं। तो ये सूबाई हुकूमतों ने जो है ना अलबत्ता जो रकम मुख्तस की है वो इससे बहरहाल काफ़ी ज़्यादा है जो आप बता रहे हैं दूसरे सूबों में, ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और अब चौधरी साहब, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये हुकूमत गई थी, इसकी एक इंटेंशन नज़र आ रही थी। लग ये रहा था कि कम से कम शायद पीआईए को प्राइवेटाइज करने का जो अमल है वो बड़ी तेज़ी के साथ बजट से पहले किसी एक लेवल तक तो पहुंचेगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आज भी मुख्तलिफ कंपनीज़ को अभी सिर्फ विजिट करवाए जा रहे हैं, अभी ये दौरों की हद तक ही मामला महदूद हैं। तो ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो गया? ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर लग रहा है? इस वक्त इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कितनी ज़रूरत है इदारों को प्राइवेटाइज करने की? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना वो पीआईए को न जाने क्यों हुकूमत को महसूस हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पीआईए का भी जो नुकसान है 100 से 125 अरब रुपए सालाना है, और आप अगर बजट की मैं बात करूं तो इस बजट में 1190 अरब रुपए की जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी पावर सेक्टर को दी गई है, जिसमें जो है ना वो आपका डिस्कोज आ जाती है, के इलेक्ट्रिक आ जाती है और वापडा आ जाती है, और उसमें पेप्को वगैरह। और इनमें सब क्या है, कोई कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे जाने हैं, कोई जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस जाने हैं, कोई जो वो बिलिंग की रिकवरीज नहीं हो रही है उस मद में जाने। तो ये सारे पैसे तो यहाँ पे खजल खराब हो रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो नेग्लिजेंस और चोरी और उसको जो है ना हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो जो इदारे रियली हुकूमत को नुकसान दे रहे हैं या बजट में भी नुकसान का बाइस बन रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देंगे? एक जगह पे आपको 1200 रुपए का नुकसान हो रहा है तो आप वहां पे उसको ज्यादा नुकसान प्रायोरिटी देंगे, या आप जो है ना वो 150 रुपए वाले नुकसान को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? तो आपको खत्म करने हैं तो ये वाले जो है ना वो जो खसारे के सौदे हैं ये वाले खत्म करें। आप कर रहे हैं जी एयरपोर्ट को जो है ना वो हम प्राइवेटाइज कर देंगे, एयरपोर्ट को हम आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है भाई, उससे आप 4 आने जो कमाने वो कमा लेना, लेकिन जो मेन नुकसान का बाइस आपके लिए जो बन रहा है पावर सेक्टर, जहाँ पे आपकी सारी की सारी सब्सिडी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं और आपको मजबूरन जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट भी 20.5% के ऊपर रखना पड़ रहा है। तो ये सारी वजूहत हुकूमत को देखनी होगी, प्रायोरिटाइज चीज़ों को करना होगा। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ज़रूरी है, उसको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मेन जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि पावर सेक्टर के ऊपर जो रिफॉर्म्स हैं, बिजली चोरी है, लाइन लॉसेज है, कैपेसिटी चार्जेस है, इन सबको देखना चाहिए ना। ये कब कम होंगी? ये क्यों कम नहीं होगा? तो चौधरी साहब, ये देखना कब चाहिए? ये अब ये हुकूमत भी कोई 4.5-5 माह पुरानी होने जा रही है, और ज़ाहिर है ये एक वीक प्लानिंग इसको कह सकते हैं या लैक ऑफ इंटेंशन है। हम देख रहे हैं वज़ीर ख़जाना एक टेक्नोक्रेट हैं, अपने काम के एक्सपर्ट हैं, वो कोई रिवायती सियासतदान तो नहीं है कि सियासी मफादात उनके आड़े आ रहे हों। फिर ये क्या डिसीजन मेकिंग में ये ताख़ीर क्यों हो रही है इन चीज़ों में? देखिए, डिसीजन मेकिंग में जो इस मरतबा का अगर मैं बजट की अगर आपसे बात करूं ना, तो हमारे जब हम अकाउंटिंग की तरफ पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें एक रेशियो एनालिसिस बताते हैं कि किसी भी अगर कंपनी के आपने रेशियोज को चेक करना हो ना, तो किस तरीके से उसका करंट रेशियो होगा, क्या क्विक रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये चीज़ें क्या होती है। अच्छा, हमारे पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना उसका, तो वो आता है कि हमें जो है ना वो 2, 4, 5 रेशियोज बता दिए और उससे कहते हैं कि आप इस कंपनी की इन रेशियोज की बेसिस के ऊपर बैलेंस शीट बनाएं। तो आईएमएफ ने भी एग्जैक्टली यही किया है कि आईएमएफ ने जो ना वो 4-5 रेशियोज बता दिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपने ये रखना है, जीडीपी ग्रोथ आपने ये रखनी है, टोटल एक्सपेंडिचर ये रखना है, प्राइमरी सरप्लस आपने इतने % रखना है। तो उसके बाद ये सारा मतलब जो परसेंटेज में फिगर वो बता दी है, उसके बाद महंगाई को आपने 12% रखना है, उसके बाद जो है वो आपने अब पिछले साल के अगर आप फिगर को लेके चले 106 अरब रुपए जो है वो टोटल हुकूमत का जो है वो जीडीपी था। अब 1,06,45 अरब रुपए। अब इसको जो है ना आप इसमें 12% महंगाई डाल दें और जो ग्रोथ इन्होंने एक्सपेक्ट की है इस मरतबा तकरीबन 3.6 या 7% की, वो ऐड कर दें तो एग्जैक्टली जो है ना ये 1,25,500 अरब रुपए बन जाएगा। उसके बाद ये कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना वो
बैठ के सिर्फ और सिर्फ फिगर्स इनपुट करते गए। इसके पीछे कोई सब्सटेंस मुझे नजर नहीं आता, कोई वर्किंग नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जो रेशोज दिए गए हैं, जो परसेंटेजेस दी गई हैं, वो फिगर्स वहां पे दिए गए और उनको आपस में बैलेंस किया गया है। अगर ये इसके बजाय थोड़ा सा रैशनल्स की तरफ जाते और उनके पीछे प्रॉपर वर्किंग होती कि इस 12,980 अरब रुपए का आप जो है वो टारगेट रख रहे हैं उसका टैक्स कलेक्शन का, तो आप क्या ख्याल है कि इकोनॉमी में आपकी इतनी जान है कि वो इतना कलेक्ट कर लेंगे? अगर नहीं है तो फिर आप उधर से इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करें, ताकि आपका जो है ना वो थोड़ा सा एक साइड से एक्सपेंस कम होगा तो दूसरी तरफ से जो है ना वो रेवेन्यू में आपको मार्जिन देना पड़ जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा आपको। तो आप इस तरफ क्यों नहीं जाते? आप बजाय इसके कि वॉल्यूम बेस्ड बजट बनाते जा रहे हैं, आप जो है वो सब्सटेंटिव जो अप्रोच इस्तेमाल करें और जो चीजें ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए बजट बनाएं, रात देख के कैलकुलेटर के ऊपर। और अभी जो सबसे ज्यादा क्रेडिट हुकूमत ले रही है महंगाई को कम करने का, वो जो 12% का फिगर, वो तो सिर्फ 1-2 महीने की हद तक महदूद है। पूरे साल का एवरेज तो अभी भी 24% से ज्यादा है। और ये 1 जुलाई के बाद जब ये नया बजट नाफिज हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर एक महंगाई का एक नया तूफान आना है। ये 12% पे कैसे ये स्टेबल रह सकेगी? देखिए 12% अक्सर और बेशतर मैं समझा चुका हूँ नाजरीन को भी और आपको भी। 12 और 15% जो है ना वो उस महंगाई के बाद का है, जो महंगाई ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं। आप इस चीज को समझें, लास्ट टाइम अगर 36% महंगाई थी, फिर उसके बाद इस मरतबा 26% महंगाई हुई है, तो अब ये अगर इस मरतबा महंगाई 12 या 15% रहेगी तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है भाई। वो 100 पहले यानी 2022 में आपके पास महंगाई जो है ना वो 26-27 पे थी, उसके बाद इस मरतबा 24.5 का एवरेज आया, अब आगे आपका 15 आ रहा है। तो ये महंगाई कम नहीं हो रही, ये महंगाई बढ़ रही है। अगर आप समझ रहे हैं कि 26 पे हो जाएगा तो अल्लाह ना करे तो वो तो फिर बिल्कुल डिजास्टर किस्म का अप्रोच होगी। मेरा नहीं ख्याल। महंगाई भी जो है ना हुकूमत तो टारगेट खैर IMF के कहने पे 12% का रखा है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है उसने 15% का टारगेट दिया। तो मेरे ख्याल में ये इसी के लगभग होगा, 15-16% के करीब महंगाई। इससे ऊपर अब और कितनी करनी है? मतलब इतनी महंगाई हो तो चुकी है, अब और मजीद कितनी करनी है? या तो दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा होता, GDP ग्रोथ हमारी अगर अच्छी हो रही होती तो हम कहते कि जी ये चीज़ है, अदरवाइज तो इतना है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब हमारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।